चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था, डेमाइवर्स थ्योरम एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। डेमाइवर थ्योरम क्या था? डेमाइवर थ्योरम हमारी cos स्क्वायर प्लस sin थीटा उसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड रूट ऑफ यूनिटी ये देखा था। इसके बाद आए हैं कौन? वेक्टोरियल लॉ। अब वेक्टोरियल लॉ क्या कहते हैं? वेक्टोरियल लॉ कहते हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, ठीक है ना। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर। किस तरीके से वेक्टर इन्होंने शो किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, चलिए देखते हैं। चलिए तो हेडिंग क्या डाल देते हैं? वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a complex number, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या होता है जिसको हम वेक्टर की डेफिनेशन बोलते हैं। हम मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ेंगे, वहां पर हम बताएंगे आपको अच्छी तरीके से कि वेक्टर होता क्या है। यहाँ पर आप सिर्फ डेफिनेशन से काम चला लीजिए। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। एंड लाइन सेगमेंट किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। डायरेक्टेड लाइन मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको वेक्टोरियल बाबा ने कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे रिलेट किया ये देखते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने क्या लिखा था कि जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोगों ने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये बोला जेड अपने अपने प्लेन पे, और बोला कि ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, आर बोलते हैं, मॉर्जेट बोलते हैं, कुछ भी बोलते। जहाँ पे जितने बार उन्होंने यूलर ने बताया, पोलर ने बताया, आर्गन ने बताया, ये सारी चीजें बताई। अब उन्होंने बोला कि यार एक्चुअल में ये मिलता जुलता तो है किससे? वेक्टोरियल फॉर्म से। देखिए ये क्या है? ओ से लेके जेड तक की डायरेक्शन, जिसको मैं बोल सकता हूँ ओ जेड वेक्टर। इसको मैं बोल सकता हूँ ओ जेड वेक्टर। ओ जेड मतलब क्या है कि जेड के पास जो कोऑर्डिनेट होगा जेड माइनस का ओ, है ना, जेड वेक्टर माइनस का ओ वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये ओ वेक्टर है तो ये मिल तो रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या है इसका? मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड जेड। मतलब ये तो बात हो गई क्या कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और वाकई में ये सारी फुलफिल कंडीशन कर रहा है वेक्टर की। तो इसलिए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला। कि उन्होंने बोला कि ओजेड इक्वल टू क्या है? एक्स जेड माइनस का वाई। अच्छा, जेड इक्वल टू अगर यहाँ पे लिखा है एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो इसको मैं बोलूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और माइनस का जीरो वाई कैप माइनस का जीरो जे कैप। क्लियर है ना? अच्छा, तो ये जीरो कम क्योंकि यहाँ की ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0। तो इसके ओजेड वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेड माइनस जीरो है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि जेड वेक्टर माइनस का ओ इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है। ये जेड क्या है? अगर मैं देखूं कि ये जेड एक्चुअल में है क्या, ये जेड है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, वेक्टोरियल बाबा ने बोला, वेक्टोरियल बाबा सेज वेक्टोरियल से क्या? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी treated as a vector because its have magnitude and direction both। क्योंकि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर? इतनी समझ में आ गई? चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ चीजें के वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करने से पहले हम उनके तरीके सीख लेते हैं, पार्ट्स वाइज पैटर्न सीख लेते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चंस में ऐसा आएगा तो हमें पहले कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी पहले कर लेते हैं। ठीक है,
ये इतना सिर्फ वेक्टर ने बताया, वेक्टोरियल फॉर्म ने बताया। इसके बाद इस पे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट हो गया कि इन्होंने क्या बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे वेक्टर फॉर्म शो कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखना है क्या, अब क्या देखना है? अच्छा, आज का प्रीमियर देखिएगा कोटा कानपुर जंक्शन में क्या कि फर्स्ट वैरायटी आयोटा की फर्स्ट वैरायटी क्या है? आयोटा की फर्स्ट वैरायटी दी गई है वीडियो बनाया हुआ है पहला, और वाई सुपरविजन, हम सुपरविजन क्यों ज्वाइन करें या कोटा कानपुर जंक्शन क्यों ज्वाइन करें, ये सारा बेनिफिट आपको दिखाया गया है। एक बार जरूर जाके वहां पे वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा एक तरह से ध्यान से देखिएगा कि क्या ये सारी चीजें मेरे लिए हैं, क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए बार बार फिरता रहता हूँ, क्या मुझे ये चीजें ढूंढनी पड़ती है, क्या मुझे मिलनी थी नहीं है। तो वो सारी चीजों का सोल्यूशन अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहा है तो मेरे को दिक्कत क्या है? मेरा कोई पेड कोर्सेज मैं दे नहीं रहा, ठीक है ना, मैं कोई फीस तो रख नहीं रहा, आपको सिर्फ एक बटन सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझसे जुड़ जाओगे और मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, और उसके बाद क्या होगा, मैं सारा जितना यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपको टाइम टू टाइम जब भी आपको टाइम मिले आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए तो एक बार ये देख लेते हैं कि z इक्वल टू मॉड z cos थीटा, z इक्वल टू मॉड z cos थीटा। कैसे? मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, ये z फॉर्म है और यहाँ पर इसको क्या बोला, मॉड z, और ये क्या है, थीटा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मॉड z cos थीटा। समझ में आ रहा है? z इक्वल टू क्या हो गया, मॉड z cos थीटा। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से, इस तरीके से ये होता है, इसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूँ, iz। अब iz को इस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं iz का मॉड लिखूं तो इसका मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड सेपरेट हो जाता है, तो मॉड i इंटू मॉड z, और मॉड i की वैल्यू कितनी होती है, मॉड i की वैल्यू कितनी होती है, रूट के अंदर तो 1 हो गई ना इसकी वैल्यू, रूट के अंदर 0 प्लस i y लिखा है ना ये, और y की वैल्यू कितनी 1 है, 0 की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंटू मॉड z, ठीक है ना। और अच्छा, अब मॉड i और मॉड z, अब लेकिन इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे, सॉरी, अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड निकालता हूं, एम्पलीट्यूड मतलब थीटा, एम्पलीट्यूड निकालता हूं तो y की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, y की वैल्यू 1 है, i सिर्फ अगर i लिखा है तो इसको मैं 0 प्लस i y नहीं लिख सकता, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 1, y कितना है यहाँ पे 1 है, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन x, तो y कितना है 1 और x कितना था इनफाइनाइट 1, x कितना है 0, तो 1 अपॉन 0, देख लीजिए कैसे करते हैं, tan इनवर्स y कितना है 1 अपॉन 0, मतलब ये कितना हो गया इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब कितना होता है पाई बाई 2। समझ में आया? अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि हाँ इसका iz का एंगल कितना जाएगा। अब iz अगर इतना है तो इसका ग्राफ, इसका डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे, ये देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारा क्या था, ये सिंपल z था, और यहाँ पर क्या हो गया, ये मॉड z हो गया, और इसका एंगल कितना था थीटा। अब इसका एंगल क्या है, अब ये देखिए कि ये कोऑर्डिनेट कितने में जा रहा है, iz मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो जो भी एंगल जाएगा वो iz यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर से एंगल कितना जाएगा पाई बाई 2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा पाई बाई 2, z से ये काम iz कितना जाएगा पाई बाई 2, तो समझ में आ गया कि ये कितना आया, ये पॉइंट कहाँ से आया, किस तरीके से निकाला हमने, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा इधर से देखते हैं, ये चीज दूसरी चीज देखते हैं, क्या दूसरा है z अपॉन i, ये दूसरा अगर तरीका निकालना चाहे कोऑर्डिनेट का तो कैसे निकालेंगे, इसका एंगल कितना बनेगा ये देख लेते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मॉड लगा लेता हूँ दोनों, तो मॉड z अपॉन i इक्वल टू मॉड z अपॉन मॉड i, और मॉड i होता क्या है एक्चुअल में, मॉड i होता क्या है 1 होता है, मॉड i क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर सिंपल कितना बच जाएगा हमारा, एक्चुअल में मॉड z ही बच जाएगा, ठीक। अच्छा, एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, i यहाँ पर नीचे लिखा है, और अगर मैं इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करूँ, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस i इंटू माइनस i, और ये कितना हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, ये माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, यहाँ कितना आएगा माइनस का iz, ये कितना आ जाएगा माइनस का iz, और माइनस का iz का मतलब समझ लो, माइनस यहाँ पे साइड से दिखा देता हूँ मैं, माइनस iz का मतलब है कि अगर z मैंने क्या बना है x प्लस
आई वाई, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी आई माइनस आई लगा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का आई एक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई स्क्वायर प्लस वन, ये कितना हो जाएगा वाई। तो ये समझ रहे हो आप, x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और y क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो एंगल कितना जाएगा, एंगल कितना जाएगा, एंगल थीटा माइनस का पाई बाय 2, एंगल एम्पलीट्यूड y अपॉन x, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस का थीटा, तो z अपॉन i, ये z अपॉन i का डायग्राम लिख लेते हैं, कैसे बनेगा, चलिए z अपॉन i, ये z कितना था, ये था, और ये यहाँ पे जाएंगे z अपॉन i, ये कितना था, थीटा, ठीक है ना। अब यहां से मुझे यहां से एंगल कितना चाहिए, एंगल कितना चाहिए, ये कितना है, पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 है तो, लेकिन ये इतना एंगल कितना बचेगा, ये पूरे में से मैंने पूरे में से इतना हटा दिया, तभी तो ये बचेगा, तो पाई बाय 2 माइनस का थीटा करेंगे तभी तो मेरा इतना एंगल आएगा, समझ में आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड कितना आया, पाई बाय 2 माइनस का थीटा। तो ये क्या है, ये तरीके बता रहा हूं मैं कि इस तरीके से कभी भी लिखा हो तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपरपोजिशन जंक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल वैरायटी प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल वैरायटी, मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, वो सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है, जिससे आपका छोटा सा जो बेसिक बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। क्लियर, सिलेबस समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब देखते हैं तीसरा, ओमेगा जेड, इसका निकालना है। ओमेगा जेड क्या होता है, इसका भी मॉड ले लेते हैं, मॉड ओमेगा और मॉड जेड। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी -1/2 प्लस i√3/2 निकाली थी ना। जब इसका स्क्वायर रूट, इसका मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन मॉड ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहेगा तो इसका एम्पलीट्यूड कितना निकलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा जेड निकाला थीटा प्लस 2π/3 प्लस 2π/3, थीटा प्लस 2π/3। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस का थीटा, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस का पाई माइनस का थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का थीटा। ये डायग्राम बताया था मैंने आपको एम्पलीट्यूड वाले चैप्टर में, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस का थीटा और माइनस का पाई माइनस का थीटा। ये किस पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। और एक्स यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा का एम्पलीट्यूड कितना आता है 2π/3, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। समझ में आया, इसको ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ किसमें, एम्पलीट्यूड वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, जेड अपॉन ओमेगा, सिंपल से ये भी निकाल सकते हैं, जेड अपॉन ओमेगा। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड लेंगे तो मॉड जेड अपॉन मॉड ओमेगा, क्लियर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अपॉन ओमेगा ये कितना आएगा, थीटा माइनस का 2π/3। समझ में आया, ये समझ में आ गया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट इसका डायग्राम, अब डायग्राम की बात करोगे तो थीटा, इसका लिख लेते हैं डायग्राम, ये तो बता देता हूं मैं। इसका डायग्राम क्या था, ये मैंने मान लिया जेड, ये मेरा थीटा था, और यहाँ पर क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमने बताई थी आपको -1/2 प्लस -i√3/2 ये वैल्यू होती है, तो माइनस का x प्लस का y, माइनस का x प्लस का y अगर लिखना हो तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का x प्लस का y, तो यहाँ पे ओमेगा जेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, ओमेगा जेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और ओमेगा का एंगल कितना होता है वो हमने पढ़ा था, क्या 2π/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एंगुलर सेपरेशन कितना होता है 2π/3। लास्ट कल वाले लेक्चर में बताया मैंने, लास्ट रिमाइंडर वाले में, क्या एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब निकाला था, ठीक। अच्छा इसमें क्या कर रहा है, जेड अपॉन ओमेगा, जेड अपॉन ओमेगा का डायग्राम देख लेते हैं। जेड अपॉन ओमेगा कहता है क्या, जिस तरीके से हमने जेड अपॉन आई निकाला था वैसे निकालना है जेड, ठीक है। ये कितना है, थीटा है, और यहाँ कितना आएगा, जेड अपॉन ओमेगा। अच्छा यहाँ एंगुलर सेपरेशन कितना आएगा 2π/3, तो ये कितना जाएगा 2π/3 माइनस का थीटा। समझ में आ रहा है, तो इसका कितना जाएगा 2π/3 माइनस का थीटा, सॉरी
थीटा कितना था, हाँ माइनस का है ना ये, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है। तो ये कितना है, थीटा माइनस का 2 पाई, सही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये एंगुलर इधर तरफ से आया ना, इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, इधर तरफ जाता तो मैं पॉजिटिव लेता, क्लियर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जहां पर भी डाउट आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें पढ़ने के लिए आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, है ना, आप नोट्स मैच कर लेना, यही चीज पढ़ते हैं क्या, यही चीज पढ़ाते हैं क्या, ठीक है ना। अगर ये चीज लगे तो क्या दिक्कत है यहाँ पढ़ने में, ठीक है। जेड आई जेड एंड आई स्क्वायर जेड, जेड आई जेड एंड आई स्क्वायर जेड, ये क्वेश्चन है क्या, जेड आई जेड एंड आई स्क्वायर जेड आइडेंटिकल आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रायंगल, सॉरी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रायंगल, मुझे ट्रायंगल का नेचर बताना है, ठीक। चलिए पहले मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, बाय डायग्राम ही देख लेता हूँ मैं, वरना मैं x प्लस आई वाई मानता हूँ उस तरीके से करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखते हैं जेड, ये जेड है, आई जेड मैंने बताया था आपको ये कैसे निकालते हैं, ये क्या हो गया आई जेड हो गया, और आई स्क्वायर जेड मतलब माइनस का जेड, ठीक है, आई स्क्वायर जेड। जब इसका अब इसको करेंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कैसे x प्लस आई वाई होता है ना, और जब इसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए थर्ड पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर जेड। अच्छा अब तीनों को अगर मैं मिला दूं, नेचर ऑफ ट्रायंगल बोल रहा था, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या, इधर से लेके इधर तक का ये कितना था, थीटा था, ये कितना था पाई बाई 2 था। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी आती है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट लेक्चर क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था, वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, क्योंकि वेक्टोरियल बाबा आए हैं तो वेक्टोरियल बाबा अपनी पूरी वेक्टर जो उन्होंने एनालिसिस करी थी उस वेक्टर एनालिसिस को पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि मैंने ये तो देख लिया कि हाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के फॉर्म में शो हो रहा है, अब सारी चीजें फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी चीज तो देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना उन्होंने जब चेक किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कर रहा है, तो उन्होंने क्या हेडिंग बना दी क्या कि भैया ये भी सीख लो, क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसको दो पार्ट में डायग्राम बना के सही से समझ लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, कि मैंने कोई वेक्टर ये बनाया और ये बनाया, पहला वेक्टर मैंने बनाया ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बनाया मैंने बी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा अगर ये बी वेक्टर है तो इसके पैरेलल भी क्या होगा, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बी वेक्टर, और ए वेक्टर है तो ये इसको भी हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा ए वेक्टर। अच्छा तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिखाई दे रहा है सबको, छोटा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, समझ लीजिए मैं बोलते जा रहा हूँ कि हाँ क्योंकि जगह भी इतनी है ना, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें भी करवानी भी है, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर का पैरेलल, क्योंकि वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको वेक्टर को मैं उठा के अगर इधर रख दूँ रख दूँ और इसको वेक्टर उठा के इधर रख दूँ तो इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, उसी तरीके से है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट आया वो ये आया। अब रिजल्टेंट आया तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने देखा वेक्टर में क्या, कि मॉड के अंदर मॉड ए वेक्टर माइनस का मॉड बी वेक्टर का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू, किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड के अंदर
ए वेक्टर प्लस मॉड के अंदर बी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज देख ली हमने। और इक्वालिटी होल्ड्स कब करती है? ये जो इक्वालिटी लगी है ना, ये इक्वालिटी, ये नीचे वाला इक्वल केस, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन दे आर कोलिनियर। जब ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है ना। तब इसको क्या बोलेंगे? ये इक्वालिटी होल्ड्स नहीं करेगी, ठीक है ना। बराबर वाला केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए, अब ये तो क्या था इन वेक्टर फॉर्म, अब देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या देता है? सिंपल सा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया था इसको, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह है, तो मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको बड़ा सा दिखाई दे, समझ में आ जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया ये Z1 है, ठीक है ना। ये Z1 वेक्टर है, ठीक है ना। ओ Z1 है जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट में हमने दूसरा वेक्टर दिया, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे तरफ बना देते हैं क्योंकि रिजल्टेंट की तरह लग रहा है ये, ठीक है। ये वेक्टर मैंने बनाया Z1 और ये वेक्टर बनाया मैंने Z2। ये वेक्टर मैंने क्या बनाया? Z1 और ये वेक्टर मैंने बनाया क्या? Z2, ठीक। अच्छा, अब मैं Z1 है इसका साइड में यहाँ पे रखूँ इससे। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? Z1 प्लस Z2। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? Z1 प्लस Z2। और अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है हमारा। क्या लग रहा है? ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है, क्योंकि ये भी क्या है? ये Z1 है और ये Z2 है। आप समझ लीजिए, मैं डायग्राम सही से एग्जैक्ट नहीं बन पाया। Z1 और Z2 जिस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है ना, ऐसा फिर बाद में आपको दिखाना है, क्योंकि आर्गेंट प्लेन में मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसका पैरेलल ये आ गया, इसका पैरेलल ये आ गया, इसका रिजल्टेंट क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2, ये दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में आ गया? तो ये अब इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि जिस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा था कि मॉड के अंदर Z1 का मॉड माइनस का Z2 का मॉड का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। क्लियर? तो ये चीज हमें समझ में आ गई। क्लियर? ये चीज हमें समझ में आ गई कि इसमें भी क्या है, ये चीज फॉलो कर रही है, ये चीज अप्लाई हो सकती है। तो इस रिजल्टेंट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कोटा कानपुर जंक्शन में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की सारी वैरायटी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताया तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अप्लाई करके दिखाना भी पड़ेगा आपको 1 से 2 क्वेश्चंस में, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे बार-बार कोटा कानपुर जंक्शन के लिए तो जाएंगे तो नहीं, लेकिन कोटा कानपुर बोर्ड वाले बच्चे जो है ना, बेसिक जो बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल लेवल बिल्कुल चीजें बिल्कुल आती नहीं समझ में, तो वो सुपरविजन तक ही लिमिट रखें, ठीक है ना। सुपरविजन के ऊपर कोटा कानपुर जंक्शन मत जाएं। आप इतना ही सीख लेंगे, आपका बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मुझे सारी वैरायटियां पता होना चाहिए, सारे कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप जाइए किसमें? कोटा कानपुर जंक्शन में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे रहिए। अगर आपको लगता है कि ये पूरा कंप्लीट मुझे आने लगा, अब मुझे और चाहिए, तब आप कोटा कानपुर जंक्शन में जाइए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं मेरे को कंपलसरी है, लेकिन हाँ आपको जानकारी होने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करके रख लें कि बाई चांस आपको यहाँ पे अगर समझ में चीज आने लगी तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। हो सकता है कोई चीज समझ में आ जाए, कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए, कोई क्वेश्चन ना आए समझ में, ठीक है ना। तो सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोटा कानपुर जंक्शन में वैरायटी इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, सारी वैरायटी मिलेंगी, आप उस पर जाके क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी,
चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड। 3 पॉइंट्स दिए गए, जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट्स से मिला के हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना। और ट्रायंगल का एरिया बताना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, और डायग्राम में सिंपल जैसे पहले बना था, ये क्या बना दिया मैंने, जेड बना दिया, और ये क्या बनेगा मेरा आई जेड बनेगा, ठीक है ना। और इसका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, ये जेड प्लस आई जेड हो जाएगा, जेड प्लस आई जेड, क्योंकि Z1 और Z2 होता था, तो Z1 Z2 के बीच से तो निकलता रिजल्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इन तीनों के बीच का मुझे एरिया निकालना था, एरिया निकालना है। तो एक मैं डायग्राम इधर बना लेता हूं, ये मेरा क्या बन गया, डायग्राम बन गया ऑरिजिन से। अच्छा, अब इधर के बीच में अगर ये रिजल्टेंट है तो ये भी तो रिजल्टेंट होगा। अब चौक मेरे पास दूसरी है नहीं अभी, ठीक है, तो मैं इसको दिखा देता हूं। ये और ये, तो आप देखिए कि हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए था। क्या इसका, ये मान लेता हूं मैं डेल्टा 1 और ये मान लेता हूं मैं डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 है क्या क्या, ये देख लेते हैं। सॉरी, अरे चौक में क्या है, हाँ, ये जो एरिया है ये क्या है, Z2 का एरिया है। क्या है, Z2 का एरिया है, और ये एरिया किसका है, Z1 का एरिया है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था भैया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90। तो Z और IZ के बीच में एंगल कितना है, 90। समझ में आ रहा है। और हमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगी, ये Z की मॉड Z, और यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी, मॉड का IZ, क्योंकि ऑरिजिन से बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, ये Z और IZ निकलेगी। अच्छा, मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ट्रायंगल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपको पता है हाफ AB sin थीटा, हाफ AB sin थीटा से एंगल निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना। तो एरिया इधर नहीं, इधर लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ए कितना है, मॉड Z, और B कितना है, मॉड का IZ, और साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। तो यहाँ पर आंसर मेरा कितना आ जाना चाहिए, 1/2 मॉड Z, और मॉड के अंदर मॉड IZ पे लिखते हैं मॉड I इंटू मॉड Z, लिख सकते हैं मॉड I इंटू मॉड Z। और मॉड I होता क्या है, 1, बता देना स्क्वायर रूट के अंदर x² + y²। तो यहाँ वैल्यू इसके लिए कितना है, 1। तो आंसर कितना आएगा, हाफ मॉड Z का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हम कैसे निकाल लें, ये तरीका कैसे निकाल लें। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। ये भी 90, ये मॉड Z, ये IZ निकल गया, ये मॉड Z निकल गया, समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ट्रायंगल तीन ही एंगल का, सही तो है, ट्रायंगल Z IZ और Z प्लस IZ का एरिया निकालना था, ठीक है। हाँ, तो Z प्लस IZ तीनों का क्या हो गया, एरिया ये निकल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूं किसका, कंप्लीट वैरायटी ऑफ आयोटा पार्ट 2 में सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके प्रीमियर लॉन्च हो जाएगा कल प्रीमियर लॉन्च होगा, और परसों आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन से आप देखिएगा जरूर, ठीक है ना। फैक्टोरियल आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई की पावर आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी वैल्यूज समझ में आ रहा है, सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तरीका कैसे, उन्हीं सब चीजों से निकालूंगा। हाँ, एक चीज, एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है उसमें कि लैम्बर्ट W थ्योरम आती है एक, उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आई की पावर आई इनफाइनाइट, इस तरीके से। तो उसमें एक दूसरी थ्योरम यूज होगी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। उसमें पांडा मेथड यूज होगा। क्या होगा, पांडा मेथड यूज होगा। वो पांडा मेथड कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सस्पेंस बना के रखिए,
बढ़िया लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है ना। आयोटा से रिलेटेड जितनी भी वैरायटियां, जितनी भी बुक में आप ढूंढते हो, वो सारी वैरायटियां छांट के जिसमें आदमी फंसता है, जिसके सॉल्यूशन हमें मिलते नहीं है, वो सॉल्यूशन सारे यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जेड ओमेगा एंड जेड प्लस ओमेगा जेड। तो सिंपल सा आई की जगह भाई तो हो गया जेड ओमेगा जेड एंड ओमेगा प्लस सॉरी जेड प्लस ओमेगा जेड, जेड प्लस ओमेगा जेड। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक बनेगा क्या, सिंपल सा रफली बता दे रहा हूँ, ये जेड है, ये ओमेगा जेड है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में जेड और ओमेगा जेड, जेड और ओमेगा जेड, इनके बीच में एंगल कितना आएगा 2π/3, 2π/3 हाँ 2π/3 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है ना, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आ जाएगा, इधर जेड प्लस ओमेगा जेड। अब इसके बीच का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो निकाल देंगे। ये कितना आ जाएगा मॉड जेड, ये कितना आ जाएगा मॉड ओमेगा जेड, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हाफ ए बी मॉड कितना है, मॉड इनटू मॉड ओमेगा जेड इनटू साइन 2π/3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकाल देंगे और वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्व करिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, √3/4 मॉड जेड का होल स्क्वायर, √3/4 मॉड जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। sin 2π/3 की वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है। 180 माइनस का 60 करना है, ठीक। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं कुछ। एक प्रॉपर्टी और है वेक्टर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, जो वेक्टर फॉर्म ने बताया था वो और देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बात इसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स वेक्टोरियल बाबा ने क्या बोला कि भैया वेक्टर फॉर्म में आपने क्या देखा, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टोरियल बाबा कह रहे हैं कि आप देखिए वेक्टर में आप ऐसे करते थे। अब वही चीज तो मैं आपको बोल रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म कॉम्प्लेक्स की तरह, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज तरह मिलता है, तो आप कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा कर लीजिएगा। उन्होंने हम लोगों को क्या बताया, एक तरीका बताया कि हाँ इधर से भी कुछ हो सकता है। एक चीज लाइफ में आके उन्होंने ड्राइव करी, ठीक है ना, तो अपने काम की ड्राइव करी, ठीक। कहीं बच्चे डेरिवेशन कब होता है या कोई रिसर्च कब होती है कंप्लीट, जब उसकी नीड होती है, ठीक है ना। लोग नीड समझते हैं तभी तो होता है, ठीक। चलिए, तो अगर मैंने लिखा डायग्राम बनाया, ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल दिया गया है, तो अगर मैं निकालूंगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड में प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर मॉड में प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है ना। 2 a mod b cos थीटा, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स वाला क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स वाला भी ऐसे ही कहता है क्या, कि आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाओ, एक बनाओ आप z1, ठीक है ना, एक बनाओ आप, इसका क्या हो जाएगा मॉड z1, ये क्या हो जाएगा z2 है, तो इसका क्या हो जाएगा मॉड z2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका भी इन दोनों के बीच में एंगल, अच्छा z1 के बीच में एंगल दिया गया है, इसको मान लेते हैं θ1, इसको z1 मान लेते हैं, ये z1 और ये क्या है z2, ठीक है। तो z1 का एंगल कितना है θ1 और z2 का एंगल कितना है θ2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा θ1 माइनस का θ2, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल तो लेते हैं हम, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल तो लिया। अब इसी तरीके से अगर इसमें भी बोला जाए क्या कि मॉड के अंदर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसका बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी इस तरीके से जाएगा मॉड z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2 इनटू यहां लिख दे रहा हूं cos θ1 माइनस का θ2, ठीक। ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनेंगे, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आइए चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चीजें सारी मिल रही है क्या, क्यों भाई, और जो बाहर किसी कोचिंग करके आए हैं या कोचिंग करके आते हैं वो भी कमेंट करें क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उसमें कुछ अलग है या वही है, ठीक है ना। जो बाहर कोचिंग करके आए हैं बाकी अपने छोटे भाइयों को भी बताओ, ठीक है ना, कि वही चीज मिल रही है क्या जो हम बाहर कोचिंग में पढ़ने जाते थे, ढूंढने जाते थे, वही सारी चीजें मिल रही है क्या। देखना तो आप ही को है ना, आप ही तो चेक करोगे, है ना। जो आप कैसे चेक करोगे, जो बच्चे बाहर जाते हैं, जो बच्चे बाहर गए हैं,
आप उनको देखोगे, उनके लेक्चर्स देखोगे, उनके सीट्स देखोगे, आप उनका मटेरियल देखोगे। आप उनका मटेरियल देखने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको मैच करोगे। आप किससे मैच करोगे, यहाँ लेक्चर सुपरपोजिशन जंक्शन से कॉन्सेप्ट का मैच करोगे और कोटा कानपुर जंक्शन से आप वैराइटीज का मैच करोगे, ठीक है ना। तो आप मैच करके देखो, बताओ कि यहाँ पर वही चीजें मिल रही है कि उससे कुछ अलग मिल रहा है, या हट के मिल रहा है, या एक नंबर ऊपर मिल रहा है, एक नंबर नीचे मिल रहा है, या बराबर मिल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, फाइंड θ1 एंड माइनस θ2। ये क्वेश्चन है, फाइंड θ1 माइनस का θ2 if z1 plus z2 is equal to z1 माइनस का z2। सिंपल, क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है, कर दो स्क्वायरिंग। अभी स्क्वायरिंग वाली तो बताया था, का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब मैं वो सब नहीं लिख रहा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बच्चे थोड़ी ना लिख दे रहा हूँ क्या, कि सोचोगे सर आपने स्क्वायरिंग अपने मन से कर दी क्या, नहीं। अब देखिए इसका फॉर्मूला करें, मॉड z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos θ1 माइनस का θ2, ठीक। और यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, मॉड z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos θ1 माइनस का θ2। ये समझ में आ गया, वहां तक दिखाई दे रहा है, वहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए, तो अब आप ये देखिए कि इससे इससे और इससे इससे ये कैंसिल हो गए, तो वो नेगेटिव वाला पोर्शन को इधर पे लेके आते हैं, तो ये कितना जाएगा, 4, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 4z2 z1 z2 लिखना था ना, तो माइनस के बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिखाई देगा, माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 cos θ1 माइनस का θ2, ठीक। ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अब वहां से मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो कितना जाएगा, 4 मॉड z1 मॉड z2 cos θ1 माइनस का θ2 इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा, डिवाइड मारूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos θ1 माइनस का θ2 इक्वल टू 0, और cos इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos में 0 वैल्यू किसकी होती है, cos में 90 की, तो θ1 माइनस का θ2 इसकी वैल्यू कितनी करके आ गई, π/2। समझ में आया, कुछ टफ था क्या, नहीं था ना, बस फॉर्मूले का यूज ही तो होना था, तो वेक्टर ने कुछ अलग थोड़ी ना बताया, उन्होंने कहा कि भाई वेक्टर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर लो, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। z1 प्लस z2, ठीक है। कुछ तो नहीं है, इसमें भी क्या करना है, आप देखो, आप करके ट्राई करना, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस का मॉड z2। इसमें भी क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है ना। स्क्वायरिंग करने के बाद जो कटम कुटी करे उसको cos θ1 माइनस का cos θ2 इक्वल टू कुछ आएगा, उसको इक्वल टू θ माइनस θ1 माइनस का θ2 इक्वल टू क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो आंसर में लिख दे रहा हूं, सीधे प्रैक्टिस करना है, ये होमवर्क जंक्शन है, होमवर्क जंक्शन, ये आपको घर से करना है, ठीक है ना। आंसर मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। आंसर लिख दीजिए इसका प्लस माइनस पाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने टाइम में जितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उतने टाइम में आपको बता दूंगी ये तरीका, आप दूसरे क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आए अगले वीडियो में बता दूंगा। क्लियर, समझ में आ गया। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन क्या था, आया था कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है, अगर मैं स्क्वायरिंग वगैरह करूं, अब देखना, ये देखो कि ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या है, अच्छा अब ये देखना है, रिजल्टेंट को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, आप सिंपली ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कि ये z1 प्लस z2 इसको मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऐसे लिखता था मैं, नोट का लिखता था, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में a वेक्टर लिखा हुआ है प्लस b वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और उसको किसके बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर है। इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये इसका रिजल्टेंट, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, बराबर है, तो पैरेलल है। नहीं, ये क्या है, डायरेक्शन बराबर है, पैरेलल है, और ये पैरेलल है, आपस में कोलिनियर हो गए। अगर कोलिनियर हो गए तो थीटा इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0,
थीटा वन माइनस का थीटा टू। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ सॉरी, ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम किसके बराबर है, इसके रिजल्टेंट के बराबर है। दोनों का सम एक डायरेक्शन में, मतलब एक वेक्टर दो वेक्टर और इनके बीच के जो सम आया ना वो भी इसी डायरेक्शन में। कैसे बताऊं, चलिए ये वेक्टर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों को रिजल्टेंट है ना, इन दोनों इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट दोनों का सम करने के बाद जो आएगा वो क्या है, उसके रिजल्टेंट के बराबर है। बराबर मतलब उसके पैरेलल है, बराबर है मतलब पैरेलल है। अब पैरेलल है तो अब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रही है। देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रही है तो हम डायरेक्शन यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आप लोगों के वेक्टर में डायरेक्शन तो आपने देखी थी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए हमने क्या किया, आप दोनों अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और मैग्नीट्यूड सिर्फ बोल रहा है तो डायरेक्शन तो उनके बराबर अप्रोच में कर रहा है ना, तभी तो डायरेक्शन आया। ठीक है, तो इनका हमें सिर्फ एंगल पता करना था। थीटा वन माइनस का थीटा टू मॉड में बोल सकते हो क्या, थीटा वन माइनस का थीटा टू या थीटा टू माइनस का थीटा वन, क्योंकि एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी इधर ये वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है और ये वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं दिमाग में नहीं आ रहा डायरेक्शन क्या बोलते हैं, भूल गया। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, इधर वाली डायरेक्शन उधर वाली डायरेक्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 1 ये 2 ये 3। ठीक, ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन दोनों। ठीक है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में तो बच्चों वाली बात हो गई क्या, तो ये दिया गया है और ये दिया गया है और आपसे ये पूछ रहा है, ये इसके बराबर है। ठीक है ना, ये मॉड Z1 हो गया, ये मॉड Z2 हो गया और ये Z1 प्लस Z2 के रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो ये एंगल के इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्लियर, समझ आ गया कैसे निकाल रहे हैं, डायग्राम से निकाल रहे हैं, तरीका पता है ना, कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये। चलिए वेक्टर मेथड से किया हुआ है मैंने। ठीक, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाक से, जब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है इधर का। ठीक है, बाकी वैरायटीज की बात करेंगे तो वैरायटीज पर एक सेंटर में कर लेंगे, अगर वैरायटी मिलेगी तो, अगर नहीं मिलेंगी यही वैरायटी काफी होंगी आपकी जेईई एडवांस लेवल की, तो वहां पर वीडियो नहीं दूंगा। ठीक है, जिस चीज की ज्यादा वैरायटियां आती हैं वो वैरायटी वहां पे पहुंच जाएगी, जिस चीज की अगर कमी लिमिटेड वैरायटी आती है, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे कवर कर चुका तो वहां पे कवर करूंगा नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड थीटा वन माइनस का थीटा टू, आपको बोला गया है इफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस Z2 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है आपको। ठीक, अब क्वेश्चन लिखना है Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का Z2 इंटू Z1 बार, जो बिना बार वाले हैं उनको एक साइड लेते हैं, जो बार वाले हैं उनको साइड लेते हैं। Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू माइनस का Z1 अपॉन Z2 का होल बार, या अलग अलग बार लगा दूं, सेपरेट तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझ में आ गई, Z1 अपॉन Z2 का होल बार। अब इसको इस साइड लेके आऊं तो Z1 अपॉन Z2 का होल बार, तो यहाँ ये प्लस, समझ दिखाई तो नहीं दे रहा आपको, यहाँ पे लगू क्या है ये। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का बार इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में ये है क्या कि कैपिटल Z प्लस कैपिटल Z के बार के इक्वल टू 0, और ये हमारा कब होता है, जब हमारा Z इज प्योरली इमेजिनरी होता है। क्या होता है, Z इज प्योरली इमेजिनरी। तो Z क्या है यहाँ पे, Z इज प्योरली इमेजिनरी, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड जो लेकर प्योरली इमेजिनरी, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, प्लस माइनस π/2, एम्पलीट्यूड π/2। ठीक है ना, समझ आ गया। तो आज क्या है, आज का लेक्चर वेक्टोरियल पापा की कहानी हो गई समाप्त। इसके बाद अब पढ़ने वाले हैं क्या, आर्गेंड का पार्ट 2। क्या पढ़ने वाले, आर्गेंड का पार्ट 2, क्योंकि अभी हमने उसकी सिर्फ पॉइंट के बारे में बात की थी, अभी हमने उसके सर्कल की इक्वेशन की बात नहीं करी, अभी हमने ज्योमेट्री की बात नहीं करी, स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करी, अभी हमने लोकस की बात नहीं करी, अभी हमने बहुत सारी चीजें आर्गेंड की बात नहीं करी। तो इसके बाद
सिर्फ आर्गेनाइट का पार्ट 2 आएगा, नया कोई बंदा आने वाला नहीं है, सिर्फ आर्गेनाइट की कहानी कुछ अधूरी रह गई थी, वो कहानी मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है ना। चलिए अभी तक के लिए थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कोटा कनपुर जंक्शन में जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी न्यूमेरिकल की वैरायटीज देखने के लिए वहां पर संपर्क करो, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, थैंक यू।